हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं बच्चों, मेरा नाम है समता शुक्ला। मैं आपकी बायो की टीचर हूँ। तो बायो के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में आपकी हेल्प कर रही हूँ। हम लोग का चैप्टर स्टार्ट हो चुका है बच्चों, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। चैप्टर कौन सा स्टार्ट हो चुका है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जो कि आपका 12th क्लास की यूनिट 6 का चैप्टर नंबर 4 है। कल के सेशन में मैंने आपको बता दिया था कि चैप्टर नंबर 1 जो है जीवों में जनन, वो पूरी तरीके से आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। तो हम यूनिट 6 में ये मान के चलेंगे कि 3 ही चैप्टर्स हैं, जिसमें से 2 चैप्टर्स मैं आपको क्लियर करवा चुकी हूँ पहले ही। पहला चैप्टर था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स और दूसरा चैप्टर था आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स और ह्यूमन रिप्रोडक्शन, इन दोनों चैप्टर्स में अगर कोई भी आपको क्वेरी है, कंफ्यूजन है, कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है या कहीं भी किसी तरीके से आप फंस रहे हैं, क्लियर समझ नहीं पा रहे हैं, तो आप चैट के माध्यम से ये प्रॉब्लम हमें शेयर कर सकते हैं और चैट के माध्यम से आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर दिया जाएगा। अगर क्लास के टाइम में आप प्रॉब्लम बताते हैं तो क्लास में ही, मतलब ये तो दूसरा चैप्टर चल रहा है, अगले सेशन में कोशिश की जाएगी कि वो स्पेसिफिक टॉपिक आपको फिर से दोबारा से पढ़ा दिया जाए। क्योंकि ये जो चैप्टर है बच्चों, मैंने सेशन के स्टार्टिंग में आपको बता दिया था कि इससे 12 मार्क्स का वेटेज है इस यूनिट को, यानी 12 मार्क्स के क्वेश्चन इस यूनिट से आते ही आते हैं। तो लेट्स स्टार्ट इट। हम स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब जनन स्वास्थ्य। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का क्या मतलब है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब है जनन स्वास्थ्य। क्लास 12 का ये चैप्टर है जनन स्वास्थ्य। इसके बारे में हम बात कर रहे थे कल। क्लास 12 का टॉपिक है, चैप्टर नंबर है ये, चैप्टर नंबर है ये 4। ठीक है, तो बच्चों इस टॉपिक में रिप्रोडक्टिव हेल्थ, सबसे पहले आपको क्या जानना है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होती है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होती है? अगर केवल एक शब्द पे ध्यान दें कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होती है, तो आपको लगेगा कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब है केवल रिप्रोडक्शन से संबंधित हेल्थ। नहीं, इसका एग्जैक्ट मीनिंग ये हुआ कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब ये है कि कंप्लीट ओवरऑल हेल्थ। हम पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या कहती है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इट इज डिफाइंड एज द टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन। यानी कि रिप्रोडक्शन के एस्पेक्ट में हम लास्ट चैप्टर में हमने क्या पढ़ा? ह्यूमन रिप्रोडक्शन। उसमें हमने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों के बारे में ब्रीफ में पढ़ लिया। उसकी कार्यशैली कैसी है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स काम कैसे करते हैं, मेच्योरिटी कैसे आती है उसमें, और रिप्रोडक्टिव एज पर पहुंचने तक वो कौन कौन से काम परफॉर्म करने लगते हैं। तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हर मायने में स्वस्थ हो। हर मायने का क्या मतलब है? हर मायने का मतलब है कि फिजिकली स्वस्थ होना चाहिए, फिजिकली रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का हेल्दी होना चाहिए, यानी कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का जो काम है वो सुचारू रूप से वो कार्य कर पा रहे हैं। फिजिकली स्ट्रांग होना चाहिए। मेंटली का मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को लेकर के कोई भी भ्रांति नहीं होनी चाहिए महिला और पुरुष में, और रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेकर के मेंटल स्ट्रेस कोई भी नहीं होना चाहिए, है ना। इमोशनली स्ट्रांग होना चाहिए और मेंटली भी स्ट्रांग होना चाहिए। उसके अलावा रिप्रोडक्टिव हेल्थ में एक बहुत इंपॉर्टेंट और मेन पॉइंट आता है। वो मेन पॉइंट ये होता है कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को लेकर के सोशली वेल बिहेव्ड होना चाहिए, यानी कि सामाजिक तौर पर आप सही तरीके से व्यवहार कर पा रहे हैं और उसको एक प्राकृतिक अंग के रूप में समझ रहे हैं, उसके बारे में कोई भी नेगेटिव थिंकिंग आपके दिमाग में नहीं है। तो इस तरीके से टोटल वेलबींग जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को लेकर के, उसे हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ की कैटेगरी में रखते हैं। क्लियर समझ में आ गया है आप सभी बच्चों को? इंडिया एज अ कंट्री इंश्योर्स रिप्रोडक्टिव हेल्थ टू ऑल सिंस 1951 से रिप्रोडक्टिव हेल्थ को एंश्योर किया गया भारत देश में। यानी भारत एक पहला ऐसा देश था जहां पे रिप्रोडक्टिव हेल्थ को बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया, क्योंकि यहाँ की जो जनसंख्या थी
बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, तो सरकारों को इसमें बहुत ज्यादा पैमाने पर काम करना था। सक्सेसिव गवर्नमेंट हैव इंट्रोड्यूस्ड अ नंबर ऑफ प्रोग्राम्स टू इंश्योर दिस, और इस रिप्रोडक्टिव हेल्थ को इंश्योर करने के लिए, इस गोल को पाने के लिए गवर्नमेंट्स ने 1951 से ही, 1947 में हमारा देश आजाद हुआ और 1951 से ही गवर्नमेंट इस फील्ड में काम करने लगी थी। फैमिली प्लानिंग यानी कि परिवार नियोजन। फैमिली प्लानिंग का मतलब क्या होता है? परिवार नियोजन। परिवार नियोजन एक, आप सभी को पता है, नियोजित करना, किसी भी चीज को नियोजित करना। देखिए कोई भी वर्ड बच्चों, जब मैं स्पेसिफिक आपको बायो सब्जेक्ट के बारे में बताऊंगी कि कोई भी जब वर्ड आपके सामने आता है, कोई भी शब्द आपके सामने आता है, तो हमेशा थोड़ा सा ध्यान देंगे कि जो भी वर्ड है, जो भी शब्द है, उसके पीछे आधा मायने, आधा मतलब उस वर्ड का, तो उस शब्द का आधा मतलब तो उस शब्द में ही छुपा होता है। अगर ध्यान से पढ़ें इस शब्द को, फैमिली प्लानिंग या परिवार नियोजन, तो फैमिली प्लानिंग का मतलब कि परिवार की प्लानिंग, परिवार की प्लानिंग कि उस फैमिली में कितने मेंबर्स होंगे। परिवार नियोजन का मतलब कि मैनेज करना कि फैमिली में कितने मेंबर्स होंगे। तो परिवार नियोजन की जो सफलतापूर्वक ये भी कार्यक्रम चल रहा है, अभी तक चल रहा है, 1951 से शुरू होकर के। और आरसीएच का मतलब रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। क्या? रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, यानी कि प्रजनन का स्वास्थ्य, प्रजनन अंगों का स्वास्थ्य और बच्चों का स्वास्थ्य, उसके लिए भी एक कार्यक्रम चल रहा है जिसे हम आरसीएच, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम के नाम से जानते हैं। तो सभी बच्चे चैप्टर्स जो पढ़ रहे हैं, मैंने आपको पहले ही बताया है कि इसमें वेटेज है अच्छा खासा। बोर्ड के एग्जाम में भी आपका 12 मार्क्स का वेटेज आएगा इस यूनिट से, और इस यूनिट से बहुत सारे क्वेश्चन आपके नीट के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो पॉइंट वाइज सारी चीजों को आपको नोट भी करना है बच्चों, और जैसे ही आपको लगे कि हाँ ये पॉइंट नोट करने लायक है, वो पॉइंट आपको अपनी कॉपी में नोट करना है। और साथ साथ पॉइंट वाइज बुलेट मार्क्स डाल करके या पॉइंट वाइज आप जैसे भी चाहे नोट कर सकते हैं। क्लास 12 में है तो ये बताने की जरूरत मुझे नहीं है कि आप कैसे नोट करेंगे, आप अपनी इंफॉर्मेशन को अपने हिसाब से नोट करेंगे। जैसे इस वाली स्लाइड में आपको रिप्रोडक्टिव हेल्थ की स्टार्ट गवर्नमेंट ने, कार्यक्रमों की शुरुआत कौन से ईयर में की थी, ये आप नोट करेंगे। मैं एक दो बार बता दूंगी आपको कि कौन कौन से पॉइंट्स आपको ऐसा लगता है कि नोट करने चाहिए। तो 1951 में सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने इंट्रोड्यूस किया था कुछ कार्यक्रमों को, जैसे कि परिवार नियोजन, फैमिली प्लानिंग, आरसीएच यानी कि रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। ठीक है, तो इसको आपको नोट कर लेना है साथ साथ। नेक्स्ट देखेंगे हम। The aim of these programs is to create awareness among people about the various aspects of reproductive health. इन कार्यक्रमों का उद्देश्य क्या था? इन कार्यक्रमों का उद्देश्य ये था कि लोगों को जागरूक करना कि इन कार्यक्रमों से वो लाभ उठा सके, अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की देखभाल कर सके, उन्हें स्वस्थ रख सके, फिजिकली, मेंटली और सोशली स्ट्रांग रहे और कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। और खास तौर पे जो शादीशुदा दंपत्ति होते हैं, तो उनमें, क्योंकि वो रिप्रोडक्टिव एज ही होती है, तो उस टाइम में कंट्रोल रखना कि फैमिली में कितने मेंबर्स होंगे, यानी बच्चे कितने होंगे, इस पर ध्यान देना। तो ये इन कार्यक्रमों का उद्देश्य था। परिवार नियोजन वाले कार्यक्रम का मेन यही उद्देश्य था, क्योंकि आप सभी को पता है कि भारत की एक बहुत बड़ी संख्या, भारत की बहुत बड़ी जनसंख्या जो है वो कहाँ निवास करती है? गांवों में। और गांवों में आज तो काफी पढ़ाई आगे बढ़ चुकी है, लोग साक्षर हो रहे हैं, लोग जागरूक हो रहे हैं, लेकिन जब ये कार्यक्रमों की शुरुआत की गई थी 1951 में, तब इतनी साक्षरता, इतनी जागरूकता और इतनी एजुकेशन गांवों तक नहीं पहुंच पाई थी। अभी भी बहुत सारे इलाके हैं जहां पर ये सारी सुविधाएं मौजूद नहीं है। तो ये इंश्योर करने के लिए सरकार ने और कौन कौन से कदम उठाए, ये इंश्योर करने के लिए सरकार ने several audiovisual aids and pamphlets, audiovisual aids और pamphlets का यूज करा।
उन्होंने दृश्य श्रव्य सामग्री और पैम्फलेट यानी कि जो पर्चे छापे जाते हैं बच्चों, आप सभी को पता है पर्चे छापे जाते हैं, इसमें एड्स होते हैं और वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं, उन्हें हम पैम्फलेट्स कहते हैं। तो ऑडियो विजुअल एड्स, जैसे मैं आपको टीवी के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रही हूँ, तो इसमें आप मेरी आवाज को सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं, तो क्या हो गया, ये आपका ऑडियो विजुअल एड हो गया। इसी तरीके से आपका टीवी है, दूरदर्शन है, ये सारा ऑडियो विजुअल एड की कैटेगरी में आता है। तो उसके हेल्प से, पैम्फलेट्स की हेल्प से इस तरीके के प्रोग्राम्स डेवलप किए गए। और किन किन लोगों ने इसमें हेल्प की, गवर्नमेंट ने तो इसमें हेल्प की ही, बोथ गवर्नमेंटल एंड एनजीओ यानी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, जिन्हें हम एनजीओ भी कहते हैं। एनजीओ का मतलब सामाजिक कार्य में हेल्प करने वाली संस्थाएं, एनजीओ, इन्होंने भी इसमें हेल्प की। तो इसमें आपको केवल इस स्लाइड में आपको नोट करना है ईयर, 1951 में सक्सेसिव गवर्नमेंट ने इस तरीके के प्रोग्राम्स को लॉन्च किया था, तो आपको ईयर 1951 नोट कर देना है अपनी कॉपी में। और 1951 में क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि 1951 में गवर्नमेंट ने कौन कौन से प्रोग्राम्स लॉन्च किए थे, तो उसमें आपका ये भी याद रखेंगे आप कि फैमिली प्लानिंग और आरसीएच लॉन्च किया गया था, यानी कि परिवार नियोजन और रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर वाले प्रोग्राम्स लॉन्च किए गए थे। नेक्स्ट देखेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ में और आपको क्या जानना है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में आप सभी को पता चल गया बच्चों। Awareness is being created among school children by introducing sex education in schools, यानी कि जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे थे उनके बीच में सेक्स एजुकेशन को अनिवार्य कर दिया गया कि बताया ही जाना है, टीचर के माध्यम से बताया जाना है। पेरेंट्स को भी जागरूक किया गया कि पेरेंट्स भी अपने बच्चों को बताएं और समझाएं, क्योंकि जब बहुत बड़ी, देखो एक बच्चों हर चीज के पीछे का लॉजिक समझेंगे। जैसे पुराने जमाने में जॉइंट फैमिलीज होती थी, है ना, तो बहुत सारे लोग होते थे फैमिली में, बुआ होती थी, मौसी होती थी, मामा होते थे, बहुत सारे रिश्ते होते थे, चचेरे भाई बहन होते थे। अब आज के समय में न्यूक्लियर फैमिलीज है, तो ये जिम्मेदारी जो पुराने जमाने में दूसरे रिश्ते निभा दिया करते थे, ये जिम्मेदारी अब केवल और केवल पेरेंट्स को ही निभानी है, क्योंकि बच्चे के पास बातचीत करने के लिए फ्रेंड्स के अलावा पेरेंट्स ही होते हैं। तो फ्रेंड्स को तो वही जानकारी होगी जो आपके बच्चे को है ना, दोनों की एज और कैटेगरी सेम है, उनको भी उतनी ही जानकारी है दूसरा जितना उसके सहपाठियों और साथियों को जानकारी है। तो ये जो सेक्स एजुकेशन की जरूरत पड़ी, ये स्कूल में इंट्रोड्यूस किए गए ताकि उनको, क्योंकि उनकी एज धीरे धीरे रिप्रोडक्टिव एज की तरफ जा रही होती है, क्लास 6 से लेकर के और क्लास 12 तक सेक्स एजुकेशन को अनिवार्य कर दिया गया स्कूलों में पढ़ाया जाने के लिए। और जिसमें सबसे शुरुआत की जाती है, छोटे बच्चों को ही बताया जाना शुरू कर दिया गया कि व्हाट इज गुड टच एंड व्हाट इज बैड टच। गुड टच और बैड टच क्या होता है, सेक्स एजुकेशन में आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स किस तरीके से ग्रो करते हैं, किस तरीके से गर्ल्स के बॉडी में चेंजेस आते हैं और वो बहुत नेचुरल हैं, ये बताने की कोशिश की जाती है कि बच्चे डिप्रेशन में नहीं आए, चेंजेस होते समय घबराएं नहीं, परेशान नहीं हो, और इन जो भी शारीरिक बदलाव हो रहे हैं उस समय पर जो भी मानसिक बदलाव हो रहे हैं उनको वो प्राकृतिक तौर पे नेचुरली एक्सेप्ट कर सके। और एक्सेप्टेंस जब आती है, तो जब एक्सेप्टेंस आती है बच्चों, तो चीजें समझ में आने लगती है। जैसे हमारे लिए नेचुरल है, हमारे लिए नेचुरल है, अगर हम ये चीज समझे, जैसे पेड़ बड़ा हो रहा है, पेड़ों में फल आ रहे हैं, पेड़ों में फूल आ रहे हैं, तो वो प्राकृतिक घटनाएं हैं, ठीक है। तो जब वो प्राकृतिक घटनाएं, तो क्या उसमें पेड़ को डिप्रेशन होता है? नहीं होता। पेड़ हमेशा, हम उदाहरण देखते हैं कि पेड़ फल देता है हमें खाने के, तो वो भी प्रजनन के ही कारण हो पाता है बच्चों। आप सभी को पता है, क्लास 12 में आ चुके हैं आप, इतना डीप जाने की जरूरत नहीं कि सेक्स एजुकेशन की जरूरत स्कूल्स में क्यों पड़ गई और क्यों सेक्स एजुकेशन अनिवार्य कर दिया गया स्कूल करिकुलम में, टीचर्स के द्वारा दिया जाने लगा और पेरेंट्स को भी जागरूक किया गया कि वो भी अपने बच्चों को सही क्या है और गलत क्या है उसके बारे में समझाएं। क्लास 12 में स्पेसिफिक ये टॉपिक्स दिए जाने का मतलब ये है कि क्लास 12 के बच्चे अब
टीन एज में नहीं है, अब वो एडल्ट की कैटेगरी में आ चुके हैं, यानी आप वयस्क की श्रेणी में आ चुके हैं। 17-18 साल के जो बच्चे होते हैं वो एक वयस्क की श्रेणी में आ जाते हैं। तो सेक्स एजुकेशन तो आपको छोटी क्लास से ही देनी शुरू करनी है। इसमें भी अगर कहीं कोई कंफ्यूजन है तो आप चैट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और क्या है, it is essential to provide medical assistance to people with problems related to STDs, pregnancy, contraception and infertility, especially in villages. तो इसमें आपको ध्यान देना है, STDs सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, यानी कि लैंगिक संबंध बनाते समय किसी भी रोग का एक साथी से दूसरे साथी में ट्रांसफर हो जाना, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस कहलाते हैं। प्रेगनेंसी यानी कि जो गर्भावस्था से संबंधित बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। आपने बहुत बार कभी गर्भवती महिलाओं को देखा होगा, शारीरिक जो संरचना है वो तो बदलती ही है, मानसिक तौर पे भी काफी बहुत सारे बदलाव आते हैं। तो प्रेगनेंसी से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए डॉक्टर्स की एक टीम मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड करना और पूरी भारत की जनसंख्या तक ये मेडिकल असिस्टेंस पहुंच सके, चिकित्सा सेवाएं पहुंच सके, उस पर ध्यान दिया जाना। कॉन्ट्रासेप्शन का और परिवार नियोजन वाले कार्यक्रम का सीधा संबंध है। आप सभी जानते हैं कि कॉन्ट्रासेप्शन के बिना परिवार नियोजन संभव नहीं है ना, क्योंकि कॉन्ट्रासेप्शन ही एक ऐसा रास्ता है जिससे आप परिवार का नियोजन कर सकते हैं, मतलब फैमिली प्लानिंग कर सकते हैं, जिसमें हम दो हमारे दो वाला नारा दिया गया। तो ये कैसे संभव है? आप इसके लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, आप अपनी पिछली वीडियो में जाकर के देखिए। आपके कई चाचा हुआ करते थे, कई मौसियां हुआ करती थी, बुआ लोग होती थी। अब आज के समय में एक फैमिली में एक बेटा एक बेटी मैक्सिमम होते हैं, या उससे कम भी हो सकते हैं। एक बेटा एक बेटी हो सकता है, एक बेटा ही हो सकता है, केवल दो बेटियां हो सकती हैं केवल। तो अब हम ये कह सकते हैं कि थोड़ी सी जागरूकता, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगी कि 100% जागरूकता आ गई है, लेकिन हाँ थोड़ी जागरूकता जरूर आई है। थोड़ी का मतलब जो शहर के लोग हैं उनमें थोड़ी जागरूकता आई है। और मैं ये भी नहीं कहूंगी कि शहर और गांव, अब सब जगह तक हर इंफॉर्मेशन विद इन 1 क्लिक पहुंच जाती है, व्हाट्सएप के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, केबल के माध्यम से, FM के माध्यम से पहुंच जाती है। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि इंफॉर्मेशन सब गांव और शहर लगभग एक जैसे हो गए, लेकिन फिर भी कुछ लोगों की मानसिकता जो है वो एडवांस हुई है। वो मानसिकता एडवांस गांव में भी हो सकती है और शहर में भी हो सकती है। तो अब हम गांव और शहरी इस तरीके से अलग नहीं कर सकते, लेकिन हाँ जनसंख्या का 50% हम ये मान के चल सकते हैं कि जागरूकता आ गई है, लेकिन 50% में अभी भी जागरूकता आनी बाकी है। इसलिए निरंतर सरकार की तरफ से प्रयास किए जाते हैं कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में सारी जानकारी क्लियर तौर पे सही तरीके से दी जाए, और जो भी मिथ फैल जाते हैं, जो भी जिसको हम कहते हैं अफवाहें फैल जाती हैं, या जो गलत इंफॉर्मेशन फैल जाती है, उससे बचाव हो सके, और कॉन्ट्रासेप्शन के बहुत सारे जो तरीके हैं वो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होते हैं। सरकार की तरफ से जो भी सुविधाएं दी जाती हैं उनमें कॉन्ट्रासेप्शन की सुविधाओं में सब कुछ फ्री अवेलेबल है आपके सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर, जो हर ब्लॉक में, हर कस्बे में, शहरों में बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के रूप में सब जगह अवेलेबल है। इनफर्टिलिटी का क्या मतलब है? बाध्यता का मतलब किसी भी दंपति को यदि शादी के बाद भी सेक्सुअल रिलेशंस कंप्लीट रहे, उसके बावजूद भी अगर बच्चे ना हो पा रहे हैं, तो इस स्थिति को हम इनफर्टिलिटी कहते हैं। आपने बहुत बार देखा होगा कि क्या होता है, बहुत बार देखा होगा कि शादीशुदा जोड़े, जैसे शादी हुई 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल, कभी कभी 10-10 साल तक वेट करते रहते हैं और बच्चे नहीं हो पाते। तो उसके पीछे क्या रीजन होता है आपको स्पेशली बताने की जरूरत नहीं है, क्लास 12th में आप सभी। इनफर्टिलिटी का मतलब ये है कि या तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में कोई कमी है या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में कोई कमी है। मतलब जो जनरल प्रॉब्लम आती है, या तो स्पर्म काउंट कम होगा,
मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की तरफ से हो गई प्रॉब्लम, या फिर फिलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज हो सकती है तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में कमी हो गई, या कुछ दूसरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। वो अलग अलग बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो ऐसी स्थिति को जब दंपति को बच्चे ना हो रहे हो नॉर्मल रिलेशन के बावजूद भी, तब उस परिस्थिति को हम इनफर्टिलिटी या बांध्यता कहते हैं। तो उसके लिए भी मेडिकल असिस्टेंस जरूरी है, यानी चिकित्सा सुविधाएं इतनी एडवांस की गई तो इनफर्टिलिटी का भी इलाज होने लगा अब, है ना। पहले पता करना कि प्रॉब्लम कहाँ पर है, प्रॉब्लम की जड़ पे जाने के बाद उसका इलाज करवा पाना और उसमें आगे बढ़ना, ये आ गया आपका इनफर्टिलिटी। स्पेशली इन विलेजेस, यानी गांवों में इन सुविधाओं को पहुंचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? आप सभी को पता है कि दुर्गम क्षेत्र जो होते हैं बच्चों, वहां पे चिकित्सा सेवाएं इतना आसानी से, इतना इजीली नहीं पहुंच पाती हैं, है ना। तो वहां पे ये असिस्टेंस प्रोवाइड करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, खासतौर पे हमारे उत्तराखंड राज्य में दुर्गम क्षेत्रों में जो भी ये मेडिकल असिस्टेंस है इसको प्रोवाइड करना इम्पोर्टेंट तो है ही, आवश्यक भी है, जरूरी भी है, नेसेसरी भी है, और गांवों तक ये सुविधाएं पहुंचाना जरूरी भी है, क्योंकि वहां पे अगर ये सुविधाएं नहीं पहुंची तो वहां पे रहने वाले लोगों का जीवन आसान कैसे होगा, है ना। तो ये आपको मेडिकल असिस्टेंस, प्रॉब्लम रिलेटेड एसटीडीज, प्रेगनेंसी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, और ये सब आपको इस चैप्टर में रिप्रोडक्टिव हेल्थ में पढ़ना है। कौन कौन सा? प्रेगनेंसी, कॉन्ट्रासेप्शन, इनफर्टिलिटी और एसटीडीज के बारे में। नेक्स्ट देखेंगे एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस क्या होता है इसके बारे में ये देखिए, इसको नोट करेंगे सभी बच्चे। पॉइंट नंबर 2 से आप नोट करेंगे कि एसटीडीज, प्रेगनेंसी, कॉन्ट्रासेप्शन एंड इनफर्टिलिटी, ये चारों पॉइंट्स लिख लेंगे क्योंकि इसके बारे में आपको आगे पढ़ना है। सेकेंड पॉइंट है ये आपका एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस का मतलब एमनियन जो होता है, जिस थैले में, आप बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, जिस थैले में, जिस फ्लूइड के अंदर बच्चा पल रहा होता है, उस फ्लूइड को निकाल करके इंजेक्शन के थ्रू डॉक्टर्स क्या करते थे, अब बैंड हो चुका है, मतलब सरकारी तौर पे अब लीगली इलीगल है, ये कानूनी तौर पर इस पर रोक लगाई जा चुकी है। लेकिन एमनियोसेंटेसिस एक ऐसी प्रोसेस होती थी बच्चों, कौन सी? एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस ऐसी प्रोसेस होती थी कि जब पेट में पल रहा बच्चा, यानी कि भ्रूण, बेबी गर्ल है या बेबी बॉय है, ये क्लियर पता लगाया जा सकता है। आप सभी को पता है कि फीटल टाइम में भी, जब फीटस के रूप में गर्भ में बच्चा पल रहा होता है, तो उस टाइम पे भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं भ्रूण के अंदर, है ना। तो उससे जो भी एक्सक्रीटरी मटेरियल निकलता है उसको उस एमनियोसेंटेसिस के द्वारा, यानी एमनियन फ्लूइड निकाल करके इंजेक्शन के माध्यम से उसको टेस्ट करके ये पता लगाया जा सकता है कि पेट में पल रहा बच्चा लड़की है या लड़का है। तो ये जो पैटर्न स्टार्ट हुआ था, ये पैटर्न स्टार्ट हुआ था कि किसी तरह से कन्या भ्रूण हत्या शुरू हुई। कन्या भ्रूण हत्या में क्या हुआ कि जो पेरेंट्स थे, जो वुड बी माता पिता थे या होने वाले माता पिता जो थे, उनके अंदर ये चाहत विकसित हो जाना कि लड़का ही हो, लड़की ना हो। तो इसलिए एमनियोसेंटेसिस स्टार्ट, कहीं ना कहीं इसके पीछे चाहत यही थी कि लड़का ही होना चाहिए, जो बच्चा हो रहा है परिवार में उसमें लड़का ही होना चाहिए, लड़की नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए ये प्रैक्टिसेस स्टार्ट हुई, जिसमें एमनियन फ्लूइड से ये पता किया जाने लगा कि गर्भ में पल रहा बच्चा लड़का है या लड़की है। अब इसका नुकसान क्या था? इसका बहुत बड़ा नुकसान ये हुआ बच्चों कि एमनियोसेंटेसिस से फीमेल फीटिसाइड शुरू हो गया। फीमेल फीटिसाइड का मतलब कन्या भ्रूण हत्या शुरू हो गई। क्या शुरू हो गई? कन्या भ्रूण हत्या। कन्या भ्रूण हत्या। तो इस कन्या भ्रूण हत्या को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट को बैन लगाना पड़ा। बहुत सारे क्लिनिक्स पे छापा पड़ा, क्लिनिक्स बंद कर दिए गए, और इसमें सबसे महती भूमिका किसकी थी? डॉक्टर्स की।
डॉक्टर्स जिन्हें हम समाज का रक्षक मानते हैं, जिन्हें हम पृथ्वी पर भगवान के रूप में मानते हैं, सारे बच्चे जो नीट का एग्जाम देंगे, जो बायो पढ़ रहे हैं, वो सारे डॉक्टर बनने की चाहत रखते हैं, है ना। लेकिन ये काम जो है ये डॉक्टर्स के द्वारा ही किया गया, क्योंकि नॉर्मली इसको कर पाना संभव नहीं था। अल्ट्रासाउंड के बहाने से एमनियोसेंटेसिस करके फीमेल फीटस है या मेल फीटस है ये पता करना, और उसके बाद यदि गर्भ में पल रहा बच्चा लड़का है तो आगे चलने देना प्रेगनेंसी को, और अगर गर्भ में पल रहा बच्चा लड़की है तो क्या करना, अबॉर्शन करवा देना, मतलब सर्जिकल तरीके से फीमेल फिटिसाइड करवा देना। तो ये प्रैक्टिस शुरू हुई थी, इसलिए ही सरकार ने इस पर बैन लगा दिया, ठीक है। दूसरा, इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हो रहा था, जब जनगणना हुई उस दौरान तो पुरुष और महिला संख्या के बीच जो रेशियो था, जो संख्या की दर थी, वो काफी कम हो गई। मतलब महिलाएं एक पुरुष की तुलना में महिलाएं जो है संख्या में 1000 मेल्स पे फीमेल्स की संख्या 700, 800, 900 तक पहुंच गई। तो तब ये इस पर बैन लगाया गया है ना फीमेल फिटिसाइड पे। तो अब काफी हद तक ये कम हो चुका है। नेक्स्ट हम देखेंगे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन यानी जनगणना जब हम की गई तो क्या पता चला कि जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, जिधर देखो उधर ही इंसान, पृथ्वी छोटी पड़ जाएगी, लोग इतने ज्यादा बढ़ जाएंगे, है ना। तो इसको हम कहते हैं जनसंख्या विस्फोट, यानी कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन में देखेंगे बच्चों, इंप्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ लाइफ। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ तो उसमें क्या हुआ, क्या चीज को ध्यान रखना था कि बेटर हेल्थ फैसिलिटीज, इम्प्रूव्ड कंडीशंस ऑल लिविंग। ये क्या हुई, जब पॉपुलेशन बढ़ने लगी तो इस पर कंट्रोल लगाया जाना जरूरी था, क्योंकि बेटर डेवलपमेंट, ऑल राउंड डेवलपमेंट और हेल्थ फैसिलिटीज कैसे प्रोवाइड की जाएंगी अगर जनसंख्या का विस्फोट हो जाएगा। द कॉजेज ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन आर, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन यानी कि जनसंख्या विस्फोट जो होने लगा उसका कारण क्या था। उसका पहला कारण था डिक्लाइन इन डेथ रेट। जब मेडिकल फैसिलिटीज बहुत बढ़ने लगी तो क्या हुआ, मातृ और शिशु मृत्यु दर में कमी आ गई। मतलब चिकित्सा सेवाएं पुराने जमाने में प्रसव के दौरान ही माँ की और बच्चों की डेथ होती थी। अब क्या हुआ, चिकित्सा सेवाएं अच्छी हुई, मेडिकल फैसिलिटीज एडवांस हुई, तो क्या हुआ कि प्रसव के दौरान मरने वाली माताओं की और शिशुओं की संख्या कम हो गई। तो एक ये रीजन रहा कि जितने पैदा हो रहे हैं सारे जिंदा हैं, मृत्यु दर कम हो जाना, तो ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का कारण रहा। दूसरा कारण रहा इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पीपल इन द रिप्रोड्यूसिबल एज, यानी कि हमारे स्पेशली खास तौर पे हमारे भारत देश में युवाओं की संख्या बहुत ज्यादा हो गई। ऐसी एज जिसमें रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है, रिप्रोडक्टिव एज वाले युवाओं की संख्या ज्यादा होने से भी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ। और क्या कारण है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कॉजेज स्कैर्सिटी ऑफ एवरी बेसिक नीड, यानी जितनी भी आवश्यकता की, मूलभूत आवश्यकता की चीजें थी उसमें ये हुआ कि अब पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो गया। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जनसंख्या विस्फोट हुआ तो सारी मूलभूत जो जरूरी चीजें थी उनकी कमी पड़ने लगी। आप सबको पता है इस पर कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है, एक अनार 100 बीमार। अगर सुविधाएं एक अनार की तरह हैं और 100 बीमार है तो एक अनार से क्या 100 बीमार का इलाज हो सकता है, नहीं हो सकता। तो इस मुहावरे को ध्यान में रखते हुए पॉपुलेशन एक्सप्लोजन या जनसंख्या विस्फोट की क्या नुकसान रहे उसके बारे में आप समझ गए होंगे, और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के क्या महत्वपूर्ण कारण रहे वो सब आपने जाना। तो पॉपुलेशन कंट्रोल के बारे में बच्चों हम अगले सेशन में पढ़ेंगे। आज के सेशन में आप सभी ने रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में पढ़ा। रिप्रोडक्टिव हेल्थ के कार्यक्रमों की शुरुआत भारत सरकार ने कौन से सन में की वो आपने जाना। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के क्या कारण रहे ये सब आपने जाना, और अगले सेशंस में हम पॉपुलेशन कंट्रोल के बारे में जानेंगे। मैं एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो आप चैट के माध्यम से या हैंड रेज के माध्यम से पूछ सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, थैंक यू सो मच।